हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और रीट की तैयारी में व्यस्त होंगे, जो कि अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो रही है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो आज हम जो लेके आए हैं वो आपके सामने CDP की मैराथन है, जिससे मैंने सोचा कि जो है जिनके पास समय कम रहता है, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो उनके लिए जो है एक CDP की मैराथन ली जाए, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं। और इसमें कोशिश की गई है कि संपूर्ण सिलेबस, जितने भी टॉपिक इसमें दिए हैं, वो पूरा सिलेबस कवर किया जा सके। इसीलिए मैंने आपके सामने ये मैराथन रखने का सोचा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की पढ़ाई से दिक्कत ना हो। और ये मैराथन और जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, अगर आपको डिटेल वीडियो मेरी देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे CDP प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो आप वहाँ से भी जाकर डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं CDP की मैराथन, और इसको हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि इसके सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या है और हम क्या क्या आज पढ़ेंगे। तो जैसे कि वृद्धि और विकास की संकल्पना है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तित्व है, और जो है बुद्धि है, आपका अधिगम क्षमता है, समावेशी शिक्षा है, और जो है आपका अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना है, अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद और गस्टाल्टवाद आदि है, अभिप्रेरणा है आपका, और सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, शिक्षण, अधिगम प्रक्रियाएं, आकलन एवं मापन, क्रियात्मक अनुसंधान, और जो है आपका राइट टू एजुकेशन 2009। इसकी डिटेल मैंने वीडियो बना रखी है, NAP 2020 की मैंने कल ही बनाई है डिटेल वीडियो। अगर आपको पूरी डिटेल से वीडियो देखनी है तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाएं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं। और जो है NCF 2005, इसकी भी मैंने क्लास करवा रखी है, जो कि डिटेल्ड में है, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ये सब मैंने करवा रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप सब जाके देख सकते हैं वहाँ से। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो पहला टॉपिक है CDP का, वृद्धि एवं विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वृद्धि जो है एक गर्भावस्था से लेकर एक निश्चित काल 18 से 20 वर्ष तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो वृद्धि होती है वो कब से कब तक चलने वाली है? वो गर्भावस्था से लेकर एक निश्चित समय काल तक चलती है, जो कि 18 से 20 वर्ष तक है, जो कि चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि में मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वृद्धि का मापन संभव है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वृद्धि का मापन संभव है। वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। तो वृद्धि जो है वो विकास का ही एक हिस्सा है। वृद्धि के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं, जैसे लंबाई, वजन, मोटापा, पतलापन आदि। तो संरचनात्मक जो है वो परिवर्तन शामिल हैं, किसके अंदर शामिल हैं? वृद्धि के अंदर शामिल हैं, जैसे कि लंबाई, वजन, मोटापा, पतलापन आदि। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि जो है क्या है। वृद्धि क्या है? वृद्धि जो है वो गर्भावस्था से लेके निश्चित समय काल 18 से 20 वर्ष तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि जो है वो परिमाणात्मक और मात्रात्मक है। वृद्धि को मापना संभव है। वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है, और वृद्धि विकास का ही किस्सा है। और वृद्धि के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन जैसे लंबाई, वजन, मोटापा, पतलापन आदि आता है। तो आपको वृद्धि के विषय में जानकारी आ गई होगी, और आई होप आपको कोई समस्या भी नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि मेरी ये कोशिश रही है कि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट रखे जाएं, जो आपको समझ में भी आए, और जो है एग्ज़ाम से, अगर एग्ज़ाम में मतलब आपकी हेल्प भी कर सके। तो फिर अगर विकास पे आएंगे, जिसे अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं। तो विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब वॉर्म टू टॉम, मतलब जन्म से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, या कह सकते हैं जीवन से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, इसे हम कई रूपों में देखते हैं। और विकास जो है
गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन में शामिल होते हैं। तो विकास जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन में शामिल होते हैं। जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक और परिमाणात्मक होती है, और जो विकास होता है वो गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन जैसे बौद्धिक क्षमता, कार्य क्षमता, समझ आदि, ये गुणात्मक परिवर्तन में आते हैं। और अगर हम परिमाणात्मक परिवर्तन की बात करें तो इसमें शरीर की लंबाई, वजन, आकार आदि जो कि वृद्धि में देखने को मिलता है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि और विकास किसे कहते हो, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, और वृद्धि और विकास जो है कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे विकास के घटक। तो विकास के घटक हैं शारीरिक विकास है, वजन है, लंबाई है, आकार है आदि। तो शारीरिक विकास में जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे किसी मतलब बालक जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसका जो शरीर विकसित होता है, मतलब फिर धीरे धीरे उसका सिर जो है छोटा होने लगता है ना, बाकी के अंग बड़े होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो बैठना शुरू करता है ना, अपना सिर रोकना शुरू करता है। तो ये सब सारे जो मतलब इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब उसका जो है हाथ पैर है ना, पैर और उसका धड़, जैसे उसका मतलब फिर वो खड़ा होना सीखता है। वजन जैसे मतलब क्या होता है, कोई बालक बहुत लंबा मोटा होता है, कोई बालक बहुत पतला होता है। लंबाई जैसे कोई बालक बहुत छोटा होगा, किसी की लंबाई और आकार में जैसे कोई जो है बहुत ही गोलू मोलू टाइप का होगा, कोई जो है हष्ट पुष्ट मतलब होगा। तो ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। अगर हम संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास में जैसे तर्क, बोलना, सोचना, समझना, करना, कल्पना, याददाश्त आदि। तो संज्ञानात्मक विकास जैसे कि इसमें जो है बालक मतलब तर्क करने लगता है ना, सोच समझ के बोलने लगता है, सोचने लगता है ना, और जो है समझने लगता है, मतलब किसी भी चीज़ को समझने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, सही गलत में फर्क करने लगता है। कल्पना मतलब काल्पनिक अमूर्त रूप से सोचने लगता है, एक इमेज बनाने लगता है अपने दिमाग में, है ना। और याददाश्त भी उसकी अच्छी हो जाती है, मतलब वो कोई भी चीज़ अब दिमाग में धारण भी कर पाता है। तो ये सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। अब अगर हम बात करें सामाजिक सांस्कृतिक विकास की, तो समूह में खेलना, सामाजिक नियमों का पालन आदि। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में क्या होता है कि सामाजिक विकास में जैसे कि बच्चा जो है अपने आसपास पड़ोस और जो है मतलब लोगों से बातें करना, उनसे मिलना, है ना, उनसे कैसे बातचीत करनी है, बड़ों से कैसे सम्मान से बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। सांस्कृतिक विकास की बात करें तो बच्चा जो है आसपास अपने जो देखता है कि हाँ, जैसे अगर वो किसी धर्म या समुदाय से है तो जिस धर्म और समुदाय से है, जिस जहाँ की जो उसकी वहाँ की भाषा है, तो सभी संस्कृति को अपनाने लगता है। जैसे कि क्या पहना जाता है ना, पूजा की जाती है ना, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, फेस्टिवल कौन कौन से मनाए जाते हैं, कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वही सब चीज़ें जो है वो अपने में धारण करने लगता है। तो यहाँ पे जो है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में आता है, समूह में खेलना शुरू कर देता है ना, सामाजिक नियमों का पालन करने लगता है कि समाज के हित में क्या है, क्या हित में रहेगा। तो इन सभी बातों की मतलब वो जो है बातों को समझने लगता है। अब अगर हम बात करें भावनात्मक संज्ञानात्मक विकास की, तो रोना, हंसना, प्यार, गुस्सा आदि जो है मतलब उसका विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे कि बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के सामने वो सिर्फ रोता ही है, तो रो के ही अपने सारे जो है मतलब अपनी सारी बातें रो कर ही कहता है। जैसे कि उसको भूख लगेगी तो वो रोना शुरू कर देगा, अगर उसको कोई तकलीफ़ होगी, कोई दर्द होगा शरीर में, तो या उसकी तबीयत खराब होगी तो वो रोना शुरू कर देगा, है ना। तो वो जो है मतलब, और या तो फिर सोएगा तो सोते वक्त वो मुस्कुराता भी है। बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चे मुस्कुराते भी हैं। लेकिन जो है एक जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उसका जो है भावनात्मक संज्ञानात्मक विकास होने लगता है। मतलब कहने का मतलब है कि कब हंसना चाहिए, कब रोना चाहिए ना। अब दुख के सामने कोई ठहाके के तो लगा नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अनुसार जो है उनमें भावनाएं व्यक्त करने की समझ विकसित हो जाती है, कब गुस्सा करना है, कब प्यार करना है। तो ये सब जो है भावनात्मक विकास के अंतर्गत आने लगता है। और अगर हम आगे बात करेंगे वृद्धि और विकास में अंतर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे तो आपको बिल्कुल क्लियर ही हो जाएगा। और विकास और वृद्धि दोनों में क्या अंतर है और क्या एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, ये सभी आपको इसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो जैसे कि अगर हम बात करें वृद्धि की, सबसे पहले बात करें तो वृद्धि जो है वो
बुद्धि में वृद्धि में जो है वो मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। भावात्मक लिखा है और मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। वहीं अगर हम विकास की बात करें तो गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों इसमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर इसमें बात करें वृद्धि की तो शारीरिक परिवर्तन जैसे लंबाई, वजन, मोटापा इत्यादि शामिल होते हैं। और अगर विकास की बात करें तो विकास में शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। मतलब विकास के अंतर्गत सभी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो संवेगात्मक हो, चाहे वो शारीरिक हो। ठीक है। और अगर हम वृद्धि की बात करेंगे तो यह एक संकुचित प्रक्रिया है और यह एक व्यापक प्रक्रिया। संकुचित प्रक्रिया से मतलब है कि यह एक समय पर जाके रुक जाती है, लेकिन यह जो है एक व्यापक प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक है ना, सामाजिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, भावनात्मक, परिमाणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक सभी प्रकार के इसमें विकास होते हैं। और यह संकुचित प्रकार है। मतलब कहने का मतलब है ये है कि ये जो है परिमाणात्मक, मात्रात्मक जिसे मापना संभव हो उसी में हम जो है वो विकास देखते हैं वृद्धि में। और जो है यह एक उम्र पर जाके रुक जाती है, जो कि विकास है वो निरंतर चलता रहता है। वो जन्म से कब्र तक चलता रहता है और जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और अगर वृद्धि की बात करें तो यह एक निश्चित समय तक गर्भावस्था से 18-20 वर्ष तक चलने वाली प्रक्रिया, जैसे कि मैंने अभी इसमें बता दिया कि संकुचित क्यों है। यह आजीवन गर्भ से कब्र तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब अगर हम विकास की अवस्थाएं देखेंगे तो विकास की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पे समझेंगे जैसे कि जो कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे की पे क्लास मैंने बना रखी है डिटेल में। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी की प्लेलिस्ट पे जाइए। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जितनी भी मैंने क्लासें बनाई हैं अब तक वो सभी अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे विकास की अवस्थाएं, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जो है और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में जैसे इन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, उन्हीं 4 अवस्थाओं के अंतर्गत हम समझेंगे। तो जैसे कि शैशवावस्था जो होता है वो करके सीखना, लर्निंग बाई डूइंग में होता है। और वहीं अगर हम पूर्व बाल्यावस्था की बात करें जो कि 2 से 6 वर्ष की होती है, तो भाषागत तीव्र विकास मतलब इस अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में भाषागत तीव्र विकास मतलब भाषा का सबसे तीव्र विकास देखने को मिलता है। और उत्तर बाल्यावस्था में अगर हम देखें तो यहाँ पे समूह अवस्था मतलब टोली है जिसको हम कहते हैं। और वही किशोरावस्था की बात करें तो ये जो 12 से 18 वर्ष के बीच है, WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष तक दी गई हो। और इसे अस्तित्व का संकट भी कहा जाता है, जो कि इरिक्सन के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इरिक्सन के द्वारा इसे अस्तित्व का संकट भी कहा गया है। अस्तित्व का संकट मतलब कहने का मतलब ये है कि बालक जो है इसमें मतलब खुद के बारे में सोचना लगता है और जो है एक अपना उसके अंदर हीरोशिप क्वालिटी डेवलप होती है। मतलब वो किसी को आइडियल मानना शुरू हो जाता है। वो मतलब वो सुंदर दिखने के लिए वो मतलब परेशान होता है और जो है मतलब अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, अपनी एक पहचान के लिए परेशान होता है। तो इसलिए इसे इरिक्सन ने अस्तित्व का संकट कहा है। अब अगर वही दूसरी बात हम करें तो इंद्रियों से सीखना, तो जो शैशवावस्था में बालक होता है, जैसे कि जो शैशवावस्था में बालक होता है वो जो है इंद्रियों से सीखता है। मतलब वो अपने 6 इंद्रियों के द्वारा ही सीखता है। जैसे कि अगर मतलब भूख लगती है तो रोना शुरू करेगा, है ना। और अगर मतलब कहने का मतलब वो है अगर कोई चीज़ उसको अगर लेनी होती है तो उसको पकड़ के मुंह में डालेगा तो स्वाद के अनुसार सीखता है। मतलब कहने का मतलब है कि बालक जो है इसमें जो है इंद्रियों से ही सीखता है शैशवावस्था में। वही अगर हम पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो इसमें अनुकरण करना बालक सीख जाता है, तो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। वही अगर हम जो है बाल्यावस्था की बात करें तो ये दिखावे की परिपक्वता होती है। मतलब इसमें बालक जो है दिखाता है कि मैं परिपक्व हो गया हूँ, मैं बड़ों जैसा मतलब जो बड़े करते हैं वो मैं कर सकता हूँ। आपने देखा होगा अपने आसपास कि इस एज में जो है बालक बहुत कहते नहीं कि ये बहुत दादा हो गया है, बहुत बड़ों वाली बातें करने लगा है। तो इस अवस्था में दिखावे की परिपक्वता मतलब वो दिखावे की परिपक्वता कहते हैं कि हाँ मैं परिपक्व हो गया हूँ, जो कि होते नहीं हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ये सेतुकाल इसे कहा गया है। किशोरावस्था को सेतुकाल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था होती है, तो इसलिए इसे जो है
और बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ती है एक दूसरे से, इसीलिए इसको सेतुकाल भी कहा गया है। अब अगर हम यहाँ आगे चलेंगे तो देखेंगे कि इसमें जो है, अगर हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि इसमें शारीरिक मानसिक विकास तेज़ी से होता है। जो कि शैशवावस्था में है उसमें शारीरिक विकास और मानसिक विकास तेज़ी से होता है। और इसमें जो पूर्व बाल्यावस्था है इसमें तीव्र सामाजिकरण होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बालक जो है अपने आस पास पड़ोस और जो है मतलब अपने परिवार को पहचानने लगते हैं, नाम से बुलाने लगते हैं। जैसे कि जब बालक जन्म लेता है तो तो सबसे पहले अपनी माँ को ही समझता है और माँ को ही जानता है। उसके बाद जब धीरे धीरे बालक बड़ा होता है तो पहचानने लगता है कि ये हमारे दादा हैं, ये हमारे मामा हैं, ये हमारी मासी हैं, ये हमारी बुआ हैं। तो इसीलिए जो है इस अवस्था में, पूर्व बालावस्था में तीव्र सामाजिकरण होता है। वही अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में जो है वो सिगमंड फ्रायड ने सुप्तावस्था कहा है, क्योंकि इसमें जो है बालक का मतलब बालक जो है वो अपनी अपनी टोली में रहना पसंद करता है, मतलब अपने अपने समूह में रहना पसंद करता है। अगर लड़की है तो लड़कियों की समूह में रहना पसंद करेगा, अगर लड़का है तो लड़कों के समूह में रहना पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो होती है यौन इच्छा वो एकदम सुप्त, तो इसे सुप्तावस्था सिगमंड फ्रायड ने कहा है। सेतुकाल मैंने आपको समझा ही दिया है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच को ब्रिज को बनाता है, इसलिए सेतुकाल भी इसे कहा गया है। अब अगर इसके आगे हम चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि खिलौनों की आयु, तो यहाँ पे जो पूर्व बाल्यावस्था है इसे जो है प्ले एज भी कहा गया है, क्योंकि बालक जो है वो अपने खिलौने में ही, उसको चारों तरफ अपने आसपास खिलौने ही दिए जाते हैं, मतलब खिलौनों में ही व्यस्त हो रहता है। तो इसलिए इसे खिलौना एज या खिलौने की आयु भी कहा गया है। क्योंकि वो आप देखिएगा कि वो अगर आप मतलब आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर उसके पास खिलौने हैं तो अपने खिलौनों में ही वो सब कुछ मतलब करता रहता है, चाहे उसे खिलाना हो या उसे पिलाना हो, उसे सुलाना हो, जो जो माँ उसके साथ करती है वही वो बालक जो है अपने मतलब खिलौनों के साथ करता है। उसे घुमाना हो अपनी गाड़ी पे रख के उसे घुमाएगा, उसे नहलाएगा, उसे खिलाएगा, है ना, बाबू बोलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो अपने जितना भी उसने सीखा है वो अपने खिलौनों के इर्द गिर्द मतलब अपने खिलौनों पे ही उपयोग करता है। तो इसलिए इसे खिलौनों की आयु कहा गया है। और अगर वहीं हम बाल्यावस्था की बात करें तो ये क्रियात्मक विकास तीव्र होता है। इसमें जो है क्रियात्मक विकास तीव्र होता है, मतलब बालक जो है बोलना सीखता है, नए नए शब्द तो विकसित करता ही है। और जो है बालक मतलब कुछ ना कुछ उसे सीखना होता है, बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। तो बालक को बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत कुछ करना होता है, जो बड़े करते हैं वैसा करना होता है, वैसे कपड़े पहनने होते हैं, वैसे चलना होता है, वैसे खाना होता है। तो इसीलिए क्रियात्मक विकास मतलब इसमें तीव्र होता है। वही अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो इसमें आत्म केंद्रण मतलब सेल्फ सेंटर्ड ये हो जाते हैं। यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड मतलब इसलिए हो जाते हैं कि वो अपने आप में सोचने लगते हैं, आत्म विश्लेषण करने लगते हैं और अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए परेशान रहते हैं। हीरोशिप जो है उनके अंदर आ जाती है, मतलब एक कह सकेंगे कि हाँ वो हीरो की तरह दिखना चाहते हैं, है ना। वो अपने आप को हीरो मानते हैं, अपने आप को मतलब आकर्षक बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और कहते हैं कि मैं ही सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। मतलब जैसे बहुत लोग देखते नहीं कि मिरर के सामने जाके बात करने लग जाते हैं, अपने आप को संवारना सजाना, है ना, अच्छा दिखाना। तो ये सब जो है इस अवस्था में होता है। वही अगर हम आगे चलेंगे जो कि है दिवा सपने की अवस्था, तो इसमें क्या होता है कि इसमें बालक जो है अमूढ़ चिंतन करने लगता है। तो वो हमेशा कल्पनाओं में खोया रहता है, हीरो हीरोइन, और अगर कोई फिल्म देखी है तो उससे अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब और जो है जैसे कि ले विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उसमें होने लग जाता है। तो वो सारी जो है वो दिवा सपने की अवस्था के अंतर्गत आता है। मूर्त रूप से सोचने लगता है ना, तो सीखने लगता है और जो है मतलब उसको क्या बनना है क्या नहीं बनना है, क्या पसंद है क्या नापसंद है, तो ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर आ जाती हैं। अगर वही हम बात करें बाल्यावस्था को तो प्याजे की मूर्त अवस्था कहा गया है इसे। तो मूर्त अवस्था जिनमें कन्वर्सेशन की कंजर्वेशन की जो है समझ नहीं होती है। अगर प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ देखते हैं तभी उन्हें समझ पाते हैं। अमूर्त समझ विकसित होने लगती है, लेकिन मतलब जो है बहुत हद तक नहीं होती है, मूर्त रूप से ही चीज़ें समझ पाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मूर्त क्यों कहा गया। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आसपास अगर सामने कोई चीज़ें दिखेगी तो उसी को सोच पाएंगे, और जो है अमूर्त रूप से नहीं सोच पाते हैं कि हाँ मतलब अमूर्त। और जैसे कि
कह सकते हैं कि जैसे हम अमूर्त में जो है काल्पनिक इमेजिनेशन एक रहता है ना, कि बालक जो है अपने दिमाग में ही एक इमेज बना लेता है, या जो कह सकते हैं कि एक जैसे कुछ किसी चीज़ समस्या का समाधान है तो बालक जो है वो मन में ही मन मतलब अपने में सोच लेता है कि इसका ऐसे होगा, उसका वैसे होगा, उसका वैसे होगा। लेकिन जो है मूर्त अवस्था में बालक ये नहीं कर पाता है, इसको करने में असंभव होता है। तो आपको यहाँ पे जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएँ हैं वो समझ में आ गई होंगी, और ये विकास के घटक भी थे। तो आई हो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है जीन पियाजे की तो मैंने बना रखी हैं बहुत अच्छे से, आप जाके CDP प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उस पर जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट अकेडमी पे। अब अगर हम वही बात करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक को, तो बच्चे के विकास को आनुवंशिकता और आसपास का वातावरण प्रभावित करता है। तो जैसे कि विकास को प्रभावित करने में जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे कि यहाँ पे विकास, आनुवंशिकता और वातावरण, तो यहाँ पे इस तरह नहीं, यहाँ पे क्रॉस लगा है, तब यहाँ पे गुणे की बात की गई है कि आनुवंशिकता गुणे वातावरण मतलब दोनों ही एक मतलब बच्चे के विकास को प्रभावित करने के लिए मतलब बहुत ही आवश्यक हैं, या कह सकते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आनुवंशिकता से मतलब है जैसे कि हमारे जो जीन होंगे, अगर जैसे मेरे माता पिता सांवले हुए तो बच्चा भी सांवला होगा, अगर माता पिता गोरे हुए तो पूर्ण संभावना है कि वो गोरा हो। अगर वो दादा दादी में से अगर कोई काला या गोरा हो रहा, अगर उस पे नहीं चला गया, तो अगर दादी का अगर कोई भी क्या होता है, कोई बच्चा जो है अपने दादी पापा भी चला जाता है, तो आनुवंशिकता जो है कहने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण। अगर माँ पापा की आंखें भूरी हैं तो बालक की भी संभावना है पूरी की बालक जो है की आंखें भूरी होंगी, जैसे उनके गुण होंगे वैसे बच्चे के गुण होंगे, है ना। तो वो आनुवंशिकता यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावित करती है। वही अगर हम वातावरण की बात करें तो जैसे ही घर का माहौल होगा, जैसे घर का माहौल बहुत गुस्से हो, गर्मी हो, लड़ाई झगड़े वाला हुआ, तो बालक का स्वभाव भी वैसे ही होगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा, है ना। और वही अगर मतलब परिवार हंसमुख होगा, वो शांत प्रिय होगा और बड़ों की रिस्पेक्ट करने वाला हुआ, हंसमुख होगा, तो वैसे ही बच्चा भी होगा। वही अगर आसपास पड़ोस का जैसा माहौल होगा तो बच्चे पे पूरी मतलब संभावना रहती है कि बच्चे पे वही छाप देखने को आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब अगर हम बात करें विकास के सिद्धांत की, तो विकास का सिद्धांत जो कि दिशात्मक होता है। अब यहाँ हम बात करेंगे जैसे कि सिरोपदमुखी जो होता है, सिरोपदमुखी मतलब सिर से पैर तक, तो ये जो है आपका सिरोपदमुखी है। तो सिरोपदमुखी जिसे वर्टिकल कहते हैं, जो कि सिर से पैर तक होता मतलब है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एक बालक एक जन्म लेता है तो उसका जो सर होता है वो पूरे शरीर का 1/4 हिस्सा होता है। मैंने इसकी भी वीडियो डिटेल में बनाई है वृद्धि एवं विकास की, अगर आपको देखनी होगी तो प्लेलिस्ट पे जाएं और देख लें। तो वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल से समझा रखा है। तो जैसे कि जब बालक पैदा होता है तो उसका जो सिर का धड़ मतलब सिर जो होता है वो पूरे शरीर का 1/4 हिस्सा होता है। कहने का मतलब है कि बहुत ही भारी सर होता है, बहुत बड़ा सर होता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई बच्चा अगर बेबी जन्म लेता है तो अगर हम बहुत एक्साइटेड नहीं होते हैं कि हाँ मुझे बेबी को लेना, मुझे बेबी को लेना, तो जगह हम लेने जाते हैं तो हमारे जो बड़े होते हैं वो कहेंगे बेटा सर के पास हाथ लगा लेना, सर के पास हाथ ज़रूर लगा लेना। तो इसलिए लगा लेना क्योंकि वो सर जो है वो बहुत भारी होता है शरीर के कंपैरिजन में, और वो सर जो है वो उसमें ताकत नहीं होती, मतलब वो बच्चा खुद से मतलब वो नहीं संभाल पाता है। तो फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाती है, फिर बाल जो सिर है वो छोटा होता जाता है और बाकी का धड़ बड़ा बड़ा होता जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो बालक है वो अपना सिर उठाना शुरू करता है। आपने देखा होगा कि बालक क्या करता है कि सबसे पहले जब जन्म लेता है तो हाथ पैर चलाता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो क्या करता है, वो उठने की कोशिश करता है, मतलब तो पेट के बल जाएगा, है ना, फिर रेंगने लगता है, फिर वो क्या करेगा धीरे धीरे अपना सिर उठाने की कोशिश करेगा। तो सिर उठाने का शुरू करता है तो
समझ लीजिए कि उसका सबसे पहले वो सिर को उठाने लगता है, तो मतलब समझ लीजिए उसका सिर को में ताकत आ रही है और वो जो है उठने की कोशिश कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि बालक सिर से उठाते उठाते फिर वो बैठने का प्रयास करता है, तो क्या होता है कि वो उलट जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि वो उलट जाता है, तो उसको सहारा देना पड़ता है कि कहीं उसका सर मतलब ऐसे उलट ना जाए, तो उसको बैठाने के लिए कोई टेक वगैरह लगाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले वो जो है अपना सिर उठाना मतलब शुरू करता है धीरे धीरे, फिर वो जो है घुटने के बल चलता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो जो है चलना सीखता है। तो कह इसीलिए जो है इसे सिरोपद मुखी कहा गया है। कहने का मतलब सिर से पैर तक विकास कहा गया है कि पहले सिर से और पैर तक विकास होता है, क्योंकि सिर जो है वो शरीर का 1/4 हिस्सा होता है जो कि बहुत भारी होता है। इसलिए जो बालक है वो सबसे पहले क्या करता है, जब रेंगना शुरू करता है तो अपने सिर को धीरे धीरे उठाना शुरू करता है, फिर जो है वो धीरे धीरे करके पैरों पे खड़ा होता है, पैर से चलना सीखता है। वहीं अगर हम बात करें समीपस्थ दूरस्थ की, तो केंद्र से परिधि मतलब ये जो है क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो कहने का मतलब है ये जो है आपका केंद्र से बाहर की ओर। तो केंद्र जो होता है वो केंद्र होता है हमारी बाहें, है ना। सबसे पहले क्या होता है कि हम बैठना मतलब हमारा जो हाथों का डेवलपमेंट है, कहने का मतलब हमारी जो हाथों की ताकत है ना, किसी चीज़ को पकड़ना होता है। अगर हम जैसे कोई बालक क्या करता है कि जैसे उसका जब विकास हो रहा होता है शारीरिक विकास, तो आपने देखा वो कोई चीज़ वो पकड़ना सीखता है धीरे धीरे। तो पकड़ना सीखता है मतलब पहले उसकी जो है उंगलियों का विकास होता है, कोई चीज़ वो उंगली से धीरे धीरे पकड़ता है ना। तो कहने का मतलब है उसकी बाहों से लेके मतलब केंद्र से लेके बाहा की ओर। तो सबसे पहले उसकी जो है भुजाओं का विकास होता है, फिर जो है वो धीरे धीरे खड़ा होना शुरू करेगा और जो है अपने सिर को रोकना शुरू करेगा। तो उसको जो है समीपस्थ दूरस्थ मतलब केंद्र से बाहर, सेंटर से मतलब बाहर की ओर विकास उसका होता है। तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की आई होप समस्या नहीं होगी। आपको दोनों में अंतर और दोनों चीज़ें सही से समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल वीडियो करा रखी हैं। तो आगे अगर हम चलेंगे, जो कि आपका अब आ जाता है सेकंड चैप्टर। तो यहाँ पे वृद्धि और विकास ख़त्म होता है। वृद्धि और विकास को आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी पूछा जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वही चीज़ें कोशिश की गई हैं कि यहाँ पे लाई जाएं, ताकि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक वीडियो देख लें और आपका जो है पेपर आसानी से हल हो सके। तो अब हम चलेंगे सेकंड चैप्टर पे। तो सेकंड चैप्टर जैसे कि है व्यक्तिगत विभिन्नताएँ। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की हम बात करेंगे, जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिन्हें कहते हैं। तो चलिए इंडिविजुअल डिफरेंस देखते हैं। तो दुनिया में सभी प्रजातियां हमेशा एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जुड़वा बच्चों में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, जैसे उनके सोचने समझने में विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता आदि। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी बालक जो है दुनिया में वो एक प्रकार का नहीं होता है। कई हद तक आप अगर देखेंगे कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो शक्ल सूरत से तो सेम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भी वह एक दूसरे से सोचने विचारने में या सारी मतलब कुछ ना कुछ विभिन्नता देखने को मिलती ही मिलती है। तो इसी को जो है व्यक्तिगत विभिन्नता कहा गया है, कि मतलब हर एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से भिन्न है। ठीक है, तो चलिए हम आगे समझते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के जो आधार हैं उनको हम समझते हैं। तो जैसे कि बुद्धि जो हो गया वो पहला आधार हो गया। तो बुद्धि, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बालक बहुत ही प्रतिभाशाली होता है, बुद्धिमान होता है, जल्दी सीखता है ना, को उसको याद काफ़ी समय तक रहता है, बहुत जल्दी सीख लेता है, बहुत देर तक धारण के रहता है और बहुत अच्छा होता है पढ़ने लिखने में। वहीं अगर कोई बालक है तो थोड़ा सा स्लो लर्नर होता है, बहुत धीरे चीज़ें सीखता है ना, जल्दी उसे समझ में नहीं आती हैं, जल्दी वो भूल भी जाता है ना। वो जो है पढ़ने लिखने में भी कमज़ोर होता है, धीमा होता है। तो इस तरह से बुद्धि में भी। और कोई बालक जो है बिल्कुल भी मतलब बुद्धिहीन होता है, कह सकते हैं वो मंद बुद्धि होता है, जो कि उसे किसी भी चीज़ का मतलब जल्दी कोई भी चीज़ वो नहीं सीख पाता है, दूसरों पे आश्रित रहता है। तो वो जो है बुद्धि मतलब बुद्धि के आधार पर यहाँ पे विभिन्नता देखी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बालक एक बुद्धि का नहीं हो सकता है ना। और अगर हम वहीं दूसरी बात करें व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व की बात करें तो
जैसे कि किसी कोई बालक है जो मतलब बहुत ही अच्छा और सहज स्वभाव का है ना, बहुत ही सामाजिक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से बात करता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है। वहीं अगर दूसरी जगह हम व्यक्ति ऐसे तो बोलते हैं कि हाँ मतलब, और बाहर रूप से भी देखने में बहुत सुंदर है, आकर्षित है। वहीं अगर दूसरी जगह हम देखेंगे तो कोई इंसान है वो कुरूप है, देखने में मतलब कम सुंदर है, और जो है बोली भाषा भी नहीं उसकी अच्छी है, या उसका नेचर भी थोड़ा चिड़चिड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति का है। तो इस हिसाब से व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी देखी जाती हैं, और व्यक्तित्व विभिन्नताएं भी देखी जाती हैं। और अगर हम वहीं अभिक्षमता की बात करें तो अभिक्षमता मतलब हो गई कि सीखने की क्षमता, किसी भी चीज़ की क्षमता है ना। तो कोई बालक है जो बहुत तेज़ी से कोई चीज़ सीख लेता है, और कोई बालक है जिसे सीखने में बहुत समय लगता है। तो यहाँ पे अभिक्षमता के हिसाब से हो गया एक व्यक्तिगत और वहीं हो गया मूल के आधार पर। तो मूल के आधार पर भी मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं बताई गई हैं, जिनको हम आगे बारी बारी से समझेंगे अभी। तो ये रहे व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो जैसे कि यहाँ पे नोट जो दिया गया है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान कर शिक्षक को विभेदी अनुदेशन अपनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है मतलब का सम्मान कर, मतलब एक शिक्षक अगर आप हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करके विभेदी अनुदेशन अपनाना चाहिए। मतलब विभिन्न प्रकार का शिक्षण, मतलब एक ही शिक्षण जो है वो सभी पे नहीं थोप देना चाहिए कि अगर प्रतिभाशाली बालक है तो और फास्ट लर्नर है तो उसका ही हम ले जाके जो उस पर शिक्षण विधि हम अपनाते हैं, वहीं जाके एक स्लो लर्नर हो या मंदबुद्धि बालक पे हम अपना लें या उस पर जो उपयोग करें, तो वो वहाँ पे निराशा ही हाथ लगेगी। तो कहने का मतलब यहाँ ये कहा गया है कि जैसे ही बच्चों की क्षमताओं के अनुसार जो है वो एक शिक्षक को शिक्षण अपनाना चाहिए, और उनका उसी हिसाब से उनका उपयोग करना चाहिए। बच्चे की क्षमता के अनुसार ही उन्हें सिखाना चाहिए, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम आगे बात करेंगे तो ये आपकी हो गई व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखते हैं कौन कौन से कारक हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हो गया अनुकरण कर अर्जन का सामाजिक और सांस्कृतिक, और जो है शिक्षा शिक्षा संवेग और आनुवंशिकता, शारीरिक मानसिक और मिजाज। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो जैसे क्या होता है कि जैसे कि जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो अनुकरण कर अर्जन सामाजिक, मतलब जो क्या होता है कि बालक जैसे कि मतलब कुछ चीज़ें जो है देख के अपना लेते हैं, अनुकरण कर लेते हैं ना, या सामाजिक अर्जन जैसे जैसे कुछ चीज़ें हैं समाज से सीख लेते हैं, तो वो भी चीज़ें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम सांस्कृतिक बात करें तो जैसे कि मतलब कहने का मतलब है कि किसी की आर्थिक स्थिति अगर सही है, कोई अच्छे समाज में रह रहा है, उच्च समाज के में रह रहा है, या कोई निम्न समाज में रह रहा है, तो यहाँ पे भी ऊंच नीच का भेदभाव देखने का मिलता है। जैसे कि हमारा आस पड़ोस जैसा होगा या घर का माहौल जैसा होगा, वैसे ही हमारा जो है सामाजिक विकास होगा। तो क्योंकि बालक एक जो है अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है, तो जैसे वो अपने बड़ों को या आसपास को देखेगा, वैसे ही उसका सामाजिक और जो है मतलब उसका विकास होगा और उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वही अगर हम संस्कृत की बात करें तो जैसे सांस्कृतिक विकास की अगर हम बात करें या व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने की बात करें, तो संस्कृत में क्या हो गया, जैसे यहाँ भारत में मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते हैं, तो जिस समुदाय में या जिस संस्कृति में बालक जन्म लेता है, या जैसे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पे क्या क्या मनाया जाता है। यही अगर हम विदेशों में चले जाएं तो वहाँ की संस्कृति कैसे है, वहाँ पे रहन सहन कैसा है, वहाँ का खान पान कैसा है, तो ये होता है। तो ये सब चीज़ें भी एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बनती हैं, जो कि उन्हें प्रभावित करती हैं। जैसे कि अब अगर एक भारत का बच्चा है, वो अगर विदेश में जाएगा तो वो जो है मतलब वहाँ देख के वहाँ के जो विदेश के लोग देखेंगे, कहेंगे ये किस मतलब वो एक दूसरे से विभिन्न होंगे। कहने का मतलब है कि क्योंकि विदेश में वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ का जो है कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, तो इसलिए जो है वो एक दूसरे से विभिन्न देखने को मिलेंगे। अब अगर हम वहीं बात करें शिक्षा की, तो जैसे कि किसी की अच्छी शिक्षा हुई है, किसी कोई गरीब परिवार में हुआ है तो उसकी शिक्षा नहीं अच्छी हुई है, ज़्यादा अच्छे स्कूल में नहीं जा पाया है। वहीं अगर कोई बड़े घर का बच्चा है
तो उसकी शिक्षा अच्छी हुई, वो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में जाके पढ़ के आया है, तो वहाँ उस पे उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है, कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है जो सरकारी से या बहुत ही सस्ते स्कूल से पढ़ के भी वो अपना विकास कर लेते हैं, लेकिन खैर ठीक है, वो उनका अनुकरण करके वो सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको संघर्ष तो बहुत ज़्यादा करना ही पड़ता है। अगर वहीं एक अच्छा माहौल मिल रहा है, एक बड़े घर का बच्चा है, उसको अच्छी शिक्षा मिल रही है, बड़े विद्यालय में पढ़ने जा रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जा रहा, तो उसकी इंग्लिश अच्छी होगी, उसका अपना जो वहाँ का माहौल है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, तो वो उसके हिसाब से सोचेगा। तो शिक्षा को भी प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है, व्यक्तिगत भिन्नता। वहीं अगर हम संवेग की बात करें तो कुछ बालक जो है संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, कुछ अस्थिर होते हैं, है ना, कुछ जल्दी गुस्सा करते हैं, कुछ जल्दी मतलब जो है गुस्सा नहीं करते, शांत प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ शांत प्रिय होते हैं, कुछ हंसमुख होते हैं, कुछ गर्म मिजाजी होते हैं। तो यहाँ पे संवेगात्मक रूप से विभिन्न होते हैं। वहीं अगर हम आनुवंशिक की बात करें, जैसे कि मैंने बताया है कि आनुवंशिकता की बात हम ऊपर भी कर चुके हैं वृद्धि एवं विकास में, कि आनुवंशिकता जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है एक बालक के विकास में, और बहुत ही ज़्यादा मतलब वो प्रभाव डालता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आनुवंशिकता में जैसे अगर अच्छे घर का बच्चा है तो उसका अपना जो है अच्छा, जैसे कि अगर एक गरीब घर का बच्चा है तो वहाँ या जो है उसके मम्मी पापा सांवले हैं, काले हैं, उनका रहन सहन अच्छा, खान पान ही अच्छा है, या मतलब आनुवंशिकता में हम अगर एक उदाहरण लें तो जैसे जिसके माँ बाप होंगे वैसे ही उसका बच्चा होगा। यहाँ पे संभावनाएं, पूर्ण संभावनाएं होती है, अपवाद हो जाता है, लेकिन पूर्ण संभावनाएं ये होती हैं कि अगर माँ बाप गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा, अगर माँ बाप काले हैं तो बच्चा भी काला होगा, है ना। तो आनुवंशिकता से मतलब यही है कि जैसे उनके माँ बाप मतलब होंगे, और जीन का बहुत इफेक्ट होता है। अगर अच्छे गुण, संस्कारी गुण के होंगे और अच्छे होंगे, दिखने में अच्छे होंगे, आकर्षक होंगे तो बच्चा भी आकर्षक होगा। अगर आंखें माँ बाप की ब्राउन है तो बच्चे में भी मतलब बच्चे की भी पूर्ण संभावना है कि आंखें ब्राउन हो। तो जैसे जिसके माता पिता होंगे वैसे ही वो मतलब बच्चा होगा, और वो जो है सभी लोग सेम नहीं होते हैं। तो यहाँ भी इस मामले में भी व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है, प्रभाव करती है। अब अगर हम वहीं शारीरिक रूप से बात करें तो शारीरिक रूप से जैसे कोई कदकाठी में कैसा है, अगर किसी के माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, किसी के माता पिता छोटे कद के हैं, है ना, नाटे कद के हैं, तो उसका बच्चा भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा, या अगर गोल मटोल हैं तो उसका बच्चा भी गोल मटोल होगा। तो ये सब शारीरिक रूप से यहाँ पे भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है, और शारीरिक रूप भी प्रभावित करते हैं। वहीं अगर हम मानसिक रूप से बात करें तो मानसिक रूप से कोई बच्चा अगर बुद्धिमान, माँ बाप बुद्धिमान है तो उसका बच्चा भी बुद्धिमान होगा, है ना। अगर कोई बच्चा मतलब कोई माँ बाप मंद बुद्धि है तो उसका बच्चा भी मंद बुद्धि हो सकता है। हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन हो सकता है। वहीं अगर हम मिजाज की बात करें तो मिजाज जैसे कि जैसे अगर किसी के परिवार के लोग बहुत ही गुस्सैल, झगड़ालू प्रवृत्ति की हैं तो बच्चा भी जो है उसके अंदर भी वही उसका स्वभाव धीरे धीरे ना कह चाहते हुए भी होता चला जाएगा, उसी तरह मतलब होता उसी की तरह होता चला जाएगा। और कोई जो है किसी का घर के लोग बहुत ही हंसमुख शांत प्रिय हैं तो वो बालक भी बहुत शांत प्रिय, हंसमुख और सामाजिक होगा। तो यहाँ पे मिजाज के हिसाब से भी मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं मतलब देखने को मिलती हैं, और ये सभी जो हैं चीज़ें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करती हैं। फिर चाहे वो अनुकरण, अर्जन सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, शिक्षा हो, संवेग हो, या जो है आनुवंशिक, शारीरिक, मानसिक हो। अब यहाँ बात हम करेंगे, आपका सेकंड चैप्टर ख़त्म हो गया व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अगर हम अब हम आएंगे थर्ड चैप्टर पे जो कि है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी व्यक्तित्व से समझ में आपको आ ही गया होगा किसके विषय में बात की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्लास, तो देखना मत भूलिएगा। और शेयर भी करिएगा जो आपके आसपास नीट पेपर देने वाले हैं, या भी फिर मतलब कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो उसमें CTP बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, आती है। जैसे कि हमारा अगर आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो बालक को कैसे ट्रीट करना है ना, बालकों में क्या क्या देखने को मिलता है, तो वो आप जो है CTP के ज़रिए ही बाल विकास को पढ़कर ही समझ पाएंगे।
तो इसीलिए जो है सीडीपी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम अब बिना देरी किए थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि आपका व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व जो है वो पर्सनैलिटी लैटिन शब्द से है, ये भी पूछ लेते हैं कभी, तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तित्व शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी शब्द है वो जो कि लैटिन भाषा का है, वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा मतलब होता है जो बाहरी रूप से हम जिसे देख पाते हैं ना, जैसे कि पहले के लोग नाटक या नृत्य करते थे, वो दूसरों का जो है दूसरों की नकल करते थे, या जो है कोई जैसे कहते नहीं कि मैंने उनका किरदार निभाया, मैंने राम जी का किरदार निभाया, किसी ने रावण का किरदार निभाया, तो वो जो है हम बाहरी रूप से देखते थे कि उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता था उस नाटक के जरिए कि कौन कैसा था। जैसे राम जी थे वो अच्छे थे, वो महापुरुष कहलाए, और रावण वहीं पे जो है अहंकारी था, उसको बहुत ही ज़्यादा अपने ज्ञान पे घमंड था, है ना। तो वो चीज़ें जो है हम उसके व्यक्तित्व के बारे में समझ पाएँ, सही गलत समझ पाएँ, तो इसीलिए जो है इसका अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के व्यवहार से है। तो जैसे मैंने बताया ही कि व्यक्तित्व का अर्थ जो है व्यक्ति के व्यवहार से होता है, कि मतलब व्यक्ति का व्यवहार जो है कैसा है। जैसे कोई कहते नहीं कि बहुत ही अच्छा खुशमिजाज और बहुत ही सामाजिक और बहुत ही शांत प्रिय इंसान होता है, देखने में भी बहुत सुंदर होता है, तुम कहते हो वाह क्या इंसान है, क्या पर्सनैलिटी है। वही इंसान क्या होता है कि कोई कुरूप होता है, तो बाहर से ही जज कर लेते कि ये तो बहुत ऐसा है वैसा, हालांकि ऐसा नहीं होता है। कई बार ये होता है कि हम सुंदर चीज़ें देख के धोखा खा जाते हैं तो अगर आप किसी सुंदर, लेकिन आकर्षित तो करती ही कोई भी खूबसूरत चीज़ हो, वो आकर्षित करती है, लेकिन कहते नहीं है कि हर आकर्षित करने वाली चीज़ अच्छी हो, ये ज़रूरी नहीं है ना। कई बार हम धोखा भी खा जाते हैं। खैर ये तो हो गया। तो और एक यहाँ पे बशीर बद्र का शेर भी मैं कहना चाहूँगी, याद आ गया तो, कि हर हर इंसान में होते हैं 10-20 इंसान, या हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखिएगा बड़े ध्यान से देखिएगा गुरु, वरना गत्ता खा जाएंगे। जमाना बहुत बुरा चल रहा है। खैर ये हो गया, शेर व शायरी का माहौल भी मैंने बना दिया ताकि आप बोर ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि किसी बाहर रूप से देख के किसी को जज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हकीकत है कि हम सबसे पहले उसका रहन सहन या उसका मतलब बाहरी दिखावा ही सबसे पहले देखते हैं, उसका ड्रेस देखते हैं, उसका शक्ल सूरत देखते हैं, तभी हम बात करने की इच्छा अपनी जाहिर करते हैं कि हाँ मुझे इससे बात करनी है। और कोई देखने में कुरूप होता है तो उससे हम देख के दूर से ही भाग जाते हैं। खैर ये रंग भेद और यहाँ पे सुंदरता और सुंदरता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए इंसान का नेचर मायने रखता है। लेकिन जो सच है वो है ना, कि हम बाहरी रूप से ही देख के किसी को जज करते हैं कि ये इंसान ऐसा होगा, या इंसान ये ऐसा लग रहा है, ये इंसान सुंदर लग रहा है, ये इंसान कुरूप लग रहा है ना। खैर व्यक्तित्व पे आते हैं। तो व्यक्तित्व का अर्थ जैसे कि व्यक्ति के व्यवहार से है, कि हम व्यक्तित्व के व्यवहार को देख के पता लगाते हैं कि कैसा इंसान है, कैसा होगा। अब हम यहाँ बात करेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। तो व्यक्तित्व के प्रकार की अगर हम बात करें तो शारीरिक रचना के आधार पर, तो शारीरिक रचना के आधार पे अगर हम बात करें तो क्रैशमर ने दिया है 1925 में, व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एस्थेटिक और एथलेटिक और जो है एथलीट, और यहाँ पिकनिक। तो लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय याद रखिएगा। और शेल्डन ने भी दिया है शरीर के आधार पे। तो जैसे अगर मान लीजिए कि शरीर के आधार पर शेल्डन का भी नाम होता है और जो है क्रैशमर का भी होता है, तो आप मतलब दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कोई एक ऑप्शन पूछता है तो आप लगा दीजिएगा, क्योंकि शारीरिक रचना के आधार पर शेल्डन ने भी दिया है और उन्होंने भी एस्थेटिक, एथलीट और जो है पिकनिक बताया है, और इन्होंने भी यही बताया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इनसे मिलता जुलता ही उन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो क्रैशमैन ने 1925 में व्यक्ति के 3 प्रकार बताए हैं, लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय। लंबकाय जो होते हैं व्यक्ति एस्थेटिक होते हैं और दुबले पतले लंबे होते हैं, और जो है मतलब निराशावादी होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, गुस्सैल होते हैं। वही अगर हम सुडोलकाय एथलेटिक की बात करें तो मतलब एथलीट आपको शब्द से ही सुन के समझ में आ गया होगा, जो आर्मी ऑफिसर वगैरह होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं, हमारे नीरज चोपड़ा हो गए, विराट कोहली हो गए, साइना नेहवाल हो गई, है ना।
पीवी सिंधु हो गई। तो ये सब एथलीट होते हैं, ये जो होते हैं कर्मठ होते हैं, बहुत ही परिश्रमी होते हैं, उद्यमी होते हैं, और किसी चीज़ को पाने की इनमें बहुत लालसा होती है, मतलब बहुत ही निडर होते हैं, साहसी होते हैं। वही अगर हम इनकी बात करेंगे, हमारे भैया पिकनिक भैया की, तो पिकनिक भैया जो गोलकाय, आप समझ ही गए होंगे कि गोलू मोलू टाइप के होते हैं, क्यूट से खैर गोलू मोलू क्यूट से होते हैं, हंसमुख होते हैं, सामाजिक होते हैं, और जो है अपनी धुन में रहने वाले होते हैं, पार्टी बहुत करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये खुश मिजाज होते हैं, तो पार्टी वार्टी पसंद ही होगी इनको। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि एस्थेटिक जो है वो निराशावादी होते हैं, झगड़ालू होते हैं, गुस्सैल होते हैं, लंबे पतले होते हैं। वहीं अगर हम एथलीट की बात करें तो एथलीट जो है परिश्रमी होते हैं, कर्मठ होते हैं, और जो है बहुत ही निडर साहसी होते हैं। वहीं अगर गोलकाय बात करें तो पार्टी से याद करके पिकनिक पार्टी है ना, तो याद रखिएगा। और शरीर के आधार पर शेल्डन ने भी दिया है, तो वो भी याद रखिएगा। अब अगर हम सामाजिक आधार पे बात करेंगे तो सामाजिक आधार पे जो जर्मन के वैज्ञानिक चचा हैं जुंग ने, कार्ल जुंग ने 3 प्रकार बताए हैं। तो कार्ल जुंग चचा ने कौन से प्रकार, कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो अंतर्मुखी मतलब जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो बातचीत कम करते हैं, अपनी ही धुन में मग्न रहते हैं। गाना एक है नहीं, याद आ गया, अपनी ही धुन में रहता हूँ तो मैं तो तेरे जैसा हूँ। तो अपनी ही धुन में रहते हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं, अपने ही आप को सुधारने में लगे रहते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, अपनी कमियाँ अपनी ही आलोचक होते हैं। तो खैर ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी बनूँ, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि मैं भी इंट्रोवर्ट रहूँ, और इंट्रोवर्ट मेरे ख्याल से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। आप बताइएगा कि आप कैसे हैं। खैर यहाँ पे जो बातें हैं वो तो खैर होती रहती हैं। अब अगर वहीं बहुमुखी की बात करें, एक्सट्रोवर्ट की बात करें, तो ये बहुत ही बातूनी किस्म के इंसान होते हैं, सामाजिक होते हैं, खुशमिजाजी होते हैं, दूसरों को जानने में इनको बड़ी दिलचस्पी होती है। अपना अंदर का क्या है मामला कोई पता नहीं, दूसरों के बारे में जान लेना इनकी जो है एक खासियत होती है। एक्सट्रोवर्ट से पता चल ही गया होगा कि ये बाहरी लोगों की दुनिया में रहते हैं, है ना। और अगर वही उभयमुखी की बात करें, एम्बीवर्ट की, तो एम्बीवर्ट जो होते हैं ये दोनों के मिक्सर होते हैं, मतलब मिश्रित रूप है। ये थोड़े से इंट्रोवर्ट भी पाए जाते हैं, थोड़े से एक्सट्रोवर्ट भी पाए जाते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जो कि जर्मन के वैज्ञानिक कार्ल जुंग चचा ने बताए हैं 3 प्रकार, किसके आधार पर बताए हैं? सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट होता है जो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, और अपने ही आलोचक होते हैं। अपने आप को सुधार लो, दुनिया गई भाड़ में, इस टाइप के होते हैं। वहीं अगर एक्सट्रोवर्ट की बात करें तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं। करिए मजाक हो गया। ये जो है बातूनी होते हैं, और जो है ये इनको बातें करना सामाजिक है ना, इनका सामाजिक नेटवर्क बहुत ज़्यादा होता है। वही अगर उभयमुखी की बात करें, एम्बीवर्ट की बात करें, तो ये अंतर्मुखी और बहुमुखी के मिश्रित रूप होते हैं। इनमें मिक्सचर होता है, दोनों के रूप पाए जाते हैं। बार हम आगे बात करें चलेंगे मूल दृष्टिकोण के हिसाब से, जिसे स्पेंसर ने दिया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इसकी भी डिटेल वीडियो बनी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, तब तक कि मैंने बना दी है। तो इसे स्पेंसर ने दिया है, जो कि दिया है मूल दृष्टिकोण के आधार पर। तो व्यक्तित्व के इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? सैद्धांतिक बताएं, आर्थिक बताएं, धार्मिक बताएं, सामाजिक बताएं, और कौन से बताए हैं? कलात्मक बताएं, राजनीतिक बताएं। तो सैद्धांतिक जैसे कि जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, जैसे कि हरिश्चंद्र का नाम काफ़ी लिया जाता है कि वो बहुत ही सत्यवादी थे, अपने सिद्धांतों पे जीने वाले थे। वही आर्थिक की बात करें तो अंबानी चचा हमारे हैं, आपको याद ही होगा, अंबानी और अडानी, जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा सक्षम हैं और बहुत ही सहयोग करते हैं भारत में। और अगर हम धार्मिक की बात करें तो धार्मिक जिनमें जो ईश्वर के प्रति निष्ठावान होते हैं, ईश्वर के इर्द गिर्द ही अपना जीवन, जैसे कहने का मतलब है जो ईश्वर में अपूर्ण विश्वास है ना, एकदम विश्वास, पूरी निष्ठा रखते हैं, भावना रखते हैं, जो धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं और उच्च नैतिक के होते हैं। और वही अगर सामाजिक बात करें तो सामाजिक से याद रख लीजिए कि जो अच्छे नेता होते हैं वो सामाजिक होते हैं, है ना। और जैसे कि सामाजिक सेविका भी होते हैं, सामाजिक जो होते हैं वो समाज सेविका भी होते हैं।
और जो है समाज में इनका अच्छा नेटवर्क होता है, अच्छा नेतृत्व होते हैं, तो ये नेता वोता बनते हैं ऐसे लोग। वहीं अगर हम बात करें कलात्मक की, तो कलात्मक से याद आप कर लीजिए बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि उनकी बात मैं बता दूं अभी। कलात्मक मतलब लेखक वगैरह जो होते हैं, या जो पेंटिंग वगैरह अच्छी बनाते हैं, MS हुसैन वगैरह, हाँ याद आ गया, आप याद लिख लीजिए। वो में MS हुसैन है, या लता दीदी है हमारी सिंगर हैं, है ना, नुसरत साहब हैं, है ना, तो या गालिब चचा हैं। तो ये कलात्मक लोग इन श्रेणी में आते हैं। वहीं राजनीतिक की बात करें तो राजनीतिक की बात आपके सामने गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, है ना, तो ये अच्छे नेता बनते हैं। तो बिना देरी किए हम आगे बढ़ जाएंगे। ये हो गए आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो जैसे कि किसी ना किसी चीज़ से लोग प्रभावित होते ही हैं, चाहे आप हों, चाहे हम हों, चाहे सब हों, है ना, कोई ना कोई चीज़ जो होती ही है जो हम पे निगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव छोड़ती ही है। तो चलते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये रहा वंशानुक्रम, हेरिडिटी। जैसे कि मैंने बताया ही कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चा होगा, तो वंशानुक्रम तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है एक व्यक्तित्व को। और जैविकीय कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि कोई बच्चा बहरा, जन्मजात बहरापन का शिकार हो जाता है, या कोई बच्चा जो है वो दृष्टिबाधित होता है ना, कोई बच्चा बोल नहीं पाता है, तो ये जैविकीय बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं। जन्म के समय जो है बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम वगैरह हो जाता है, तो ये सब चीज़ें बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आएंगी। वहीं अगर हम वातावरणीय फैक्टर्स की, इन्वायरमेंट फैक्टर्स की बात करें, तो इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो जैसे कि आपके आसपास जैसा माहौल होता है, तो कई बार हम भी उसी में, कहते नहीं है कि खरबूजा भी, है ना, देख के रंग पकड़ लेता है। तो जैसे छिपकली को हम देखते हैं, अगर छिपकली का उदाहरण लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया लेंगे, तो वो जहाँ भी जाएगी उसी कलर की हो जाती है, कई बार हमने देखा है। तो इसी तरह वातावरण कारक भी होता है, मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी होते हैं कि व्यक्तित्व कई बार इन चीज़ों से प्रभावित होता है। वही अगर वातावरण की बात यहाँ पे हम करें, तो जैसे कि जहाँ पे हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी, कहीं हम जाते हैं हमें गर्मी ज़्यादा लगती है, तो उससे भी व्यक्ति प्रभाव होता है। और कहीं पे ठंडी ज़्यादा, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो वैसे ही वहाँ का, जैसे जहाँ का एनवायरनमेंट होगा, मतलब। और एक इससे भी समझ सकते हैं कि अगर ठंडे प्रदेश में जाएंगे तो उधर के लोग लंबे और गोरे काफ़ी मिलेंगे, चित्ते, जैसे इंग्लैंड हो गया। वहीं अगर इधर गर्मी की तरफ जाएंगे तो वहाँ के लोग, अफ्रीका चले जाइए तो वहाँ पे लोग जो है आपको काले और बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस टाइप के लोग मिलेंगे। तो ये हो गया आपका एनवायरनमेंट फैक्टर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि व्यक्तित्व को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इसे देखना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। वही अगर हम बुद्धि चैप्टर नंबर 4 पे चलेंगे, जो कि बुद्धि है, इंटेलिजेंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इंटेलिजेंस जो है ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, इंटेलिजियर से बना है, जिसका अर्थ होता है समझना, से लेकर क्या है मतलब टू अंडरस्टैंड, है ना। तो बुद्धि, जैसे कि बुद्धि अगर नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, लोग होते नहीं, कुछ लोग मतलब जो ईश्वर कह सकते हैं कि जन्म से ही जो है मंदित होते हैं या जड़ बुद्धि होते हैं, तो दूसरों पे आश्रित रहने वाले होते हैं, तो उनका खैर ठीक है, जो ईश्वर, वो तो बनाई हुई रचना है, जो भी है जैसे भी है, लेकिन बुद्धि जो है वो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो बुद्धि से ही पूरा संसार बना हुआ है, विकसित हुआ है ना, तो बुद्धि बहुत ज़रूरी है। तो इंटेलिजेंट शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है, जो कि इंटेलिजियर से लिया गया है, और इसका जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना से होता है, ठीक है। आगे हम चलेंगे। तो बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है, लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे लोग बोलते नहीं हैं कि लड़की है तो इसको गणित नहीं आती, कई लोगों ने धारणा बना रखी है, तो इसके पीछे रीज़न है, ये रीज़न है कि लड़कियों की शिक्षा पे लोग कम खर्च करते हैं
और लड़कियों को प्लस मैंने देखा है कि देखा क्या, मैं भी वही चीज़ें जी रही हूँ या हर लड़की वही चीज़ें जी रही है कि लड़कियों को पढ़ने के साथ साथ बहुत कम घर ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों से काम नहीं करवाया जाता है। लेकिन अगर हमारे मिडिल फैमिली की बात की जाए या सामान्य परिवार से जो आते हैं तो लड़कियों को घर भी संभालना होता है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो घर मेरे माता पिता 60+ हैं, तो मेरी मजबूरी है, मेरे माँ पापा की भी मजबूरी है कि वो मैं काम करती हूँ, वरना ऐसा नहीं है। मेरी माँ बहुत सपोर्टिव है, मेरे पिताजी भी बहुत सपोर्टिव हैं। खैर लेकिन लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कहते नहीं कि ये लड़की है तो इसको गणित नहीं आएगी, ये एक धारणा बना दी गई थी, तो ऐसा नहीं है। बहुत सी शकुंतला आपके सामने एक उदाहरण है। अगर मूवी नहीं देखी विद्या बालन की तो ज़रूर देखिएगा। तो लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कोई भी बुद्धिमान हो सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो आगे चलते हैं हम बुद्धि के सिद्धांत पे। तो बुद्धि के सिद्धांत देखेंगे और इसकी भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आप सबको देखनी हो तो आप मेरी वेबसाइट उस पर प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, मैंने बना रखी है। तो यहाँ पे बुद्धि के सिद्धांत हैं जो कि एक कारक सिद्धांत है जिसे बिने ने दिया है, जिन्होंने 1905 पे दिया था। और इन्होंने बताया कि जो है, यहाँ पे टर्मैन हो जाएगा मेरे ख्याल से, इन्होंने बताया कि जो है बुद्धि जो है वो एक ही रूप में है और वो एक ही भाग है। बुद्धि जो है एक ही भाग है, उसी से सारी क्रियाएं होती हैं और वो विभाजित नहीं है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें द्विकारक सिद्धांत की, जिसे स्पियरमैन ने कहा, तो स्पियरमैन ने एक कारक सिद्धांत की आलोचना की। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, बुद्धि कोई एक भाग नहीं है, बुद्धि के दो भाग हैं, एक विशिष्ट है जिसे जी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक जो है विशिष्ट है, एक सामान्य है। तो विशिष्ट जो है एक जो है जर्नल है और एक पर्टिकुलर है। तो ये उन्होंने बताया कि एक सामान्य बुद्धि है और एक विशिष्ट बुद्धि है। तो सामान्य बुद्धि को इन्होंने जो है जन्मजात बताया, इसे जी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो फिर मैंने सामान्य बुद्धि को जन्मजात बताया, बोला कि सामान्य बुद्धि जो है सब में जन्मजात पाई जाती है और जो विशिष्ट जो बुद्धि होती है वो अक्वायर की जाती है, मतलब हम आके दुनिया में उसे अक्वायर करते हैं, उसका अर्जन करते हैं, ठीक है। और यहीं अगर त्रिकारक सिद्धांत की बात करें तो त्रिकारक सिद्धांत जो स्टर्नबर्ग ने दिया है, जिन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, रचनात्मकता बताया है, प्रायोगिक बताया है, विश्लेषणात्मक बताया है। मतलब रचनात्मकता क्रिएटिविटी, प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंटल, और विश्लेषणात्मक मतलब कंपोनेंशियल बताया है, एनालिटिकल भी जिसे कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो विश्लेषणात्मक होते हैं वो जो होते हैं, मतलब कहने का मतलब जो होते हैं, कोई भी उनमें जो है सोचने समझने की, विश्लेषण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। वही अगर हम बात करें रचनात्मक की, तो ऐसे लोग जो है क्रिएटिव बहुत होते हैं, है ना। और जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब न्यू आइडियाज़ हुए या नई चीज़ों की रचना करने में आगे होते हैं। वहीं अगर प्रायोगिक होते हैं तो ये जो है मतलब किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ की जो है कमज़ोरी या मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छाई निकाल लेते हैं और ये प्रयोग मतलब बहुत करते हैं। तो इतना ही समझना है। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी है, देख सकते हैं, प्रीति इनसाइट अकेडमी पे। वही अगर हम बात करें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जिन्हें दिया है आपके हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसे मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी जो है वो इन्होंने 8 प्रकार की बताई हैं, नवी भी जोड़ी गई है, लेकिन हमारे NCERT में 8 ही प्रकार के मेंशन है। तो हम चलिए पढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो एक हो गया आपका अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत, जिसे इंटरपर्सनल कहते हैं। तो इंटरपर्सनल जो होता है, इंटर से आप समझ ही गए होंगे कि इंटरपर्सनल से मतलब होता है जो दूसरों की भावनाओं और दूसरों के विचारों को जानने में सक्षम होते हैं, उन्हें इंटरपर्सनल कहते हैं। ऐसे लोग जो है अच्छे मनोवैज्ञानिक बनते हैं और जो है काउंसलर बनते हैं। वहीं अगर हम बात करें
अंतर्वैयक्तिक की, जो इसे इंट्रापर्सनल कहते हैं, ऐसे लोग जो है वो अपनी इनर सोल तक जाते हैं, अपने आप को अच्छे से समझ पाते हैं, अपनी आलोचना अच्छे से कर लेते हैं, खुद को समझ पाते हैं। जैसे जो इंट्रोवर्ट होते हैं उन्हें जो अंतर्वैयक्तिक होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अंतर्वैयक्तिक जैसे कि हमारे महात्मा बुद्ध जी थी, उन्होंने इतनी तपस्या की और वो खुद को समझ गए। वहीं अगर हम भाषाई बुद्धि की बात करें तो भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ऐसे लोग जो हैं वक्ता बड़े अच्छे होते हैं, इनकी शब्द शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। और जो है ऐसे लोग जो है साहित्यकार अच्छे बनते हैं, अच्छे वक्ता बनते हैं, है ना, अच्छा भाषण दे लेते हैं। वहीं अगर हम तर्कपूर्ण बुद्धि की बात करें, लॉजिकल मैथमेटिकल की बात करें, तो हमारे रामानुजन चचा थे जो मैथ में बड़े अच्छे थे। ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ मैथ में ही 100 में से 100 लाते थे, बाकी सब में फेल हो जाते थे। तो तर्कपूर्ण बुद्धि उनमें ज़्यादा थी, इसलिए उनकी गणित ज़्यादा अच्छी थी। तो लॉजिकल मैथमेटिकल जिसमें होता है वो आप रामानुजन से बात करिए। ऐसे लोग जो है बहुत ही तार्किक रूप से चीज़ें सोचते हैं। और जो दार्शनिक वगैरह होते हैं जैसे प्लेटो हो गए, अरस्तू हो गए, ये सब भी जो है तर्कपूर्ण बुद्धि के लोग होते हैं। वहीं अगर हम स्थानिक बुद्धि की बात करें, स्पाइटल इंटेलिजेंस की बात करें, तो ऐसे लोग जो है वो अच्छे अच्छे चित्र या मानचित्र को समझने वाले होते हैं, मानचित्र को समझ लेने वाले होते हैं। जैसे इनको, जैसे ये घर, जैसे कि अगर हम सरल सा उदाहरण लें तो जो घर वगैरह बनाते हैं, जो कारीगर होते हैं, घर वगैरह बढ़िया बनाते हैं ना, घर का नक्शा देखिए आप, एकदम पूरा पेपर पेन पे ही बना के रख देंगे, आपका घर कैसा बनेगा। तो इनमें जो है वो स्थान आदि की समझ ज़्यादा अच्छी होती है। तो ऐसे लोग जो है ऐसी बुद्धि के लोग पाए जाते हैं। अब वही बात अगर हम करें संगीत बुद्धि की, म्यूजिकल इंटेलिजेंस की, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस या संगीत बुद्धि से आपको समझ में आए क्या होगा कि जो संगीत की समझ अच्छी रखते हैं, जैसे कि हमारे AR रहमान भाई हो गए और लता दीदी हो गई, तो ऐसे लोग जो है इनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा पाया जाता है। वही अगर हम शरीर गतिक बुद्धि की बात करें, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस की बात करें, तो ऐसे लोग जो हैं वो खिलाड़ी वगैरह अच्छा बनते हैं। जैसे कि हमारे जो विराट हो गए और नीरज चोपड़ा हो गए, तो ये सब, और जो आर्मी ऑफिसर वगैरह बनते हैं, तो इन सब में जो है वो जाली बुद्धि पाई जाती है, मतलब शरीर गतिक बुद्धि के लोग पाए जाते हैं। वही अगर हम प्राकृतिक बुद्धि की बात करें, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, तो ऐसे लोग भूवैज्ञानिक अच्छे बनते हैं, किसान अच्छे बनते हैं। तो जो आपके आसपास किसान हो, समंडोज में जो है उनमें जो है प्राकृतिक बुद्धि ज़्यादा है। तो ये हो गया बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था। और इसको अगर डिटेल से देखना है तो मैंने इसकी डिटेल वीडियो बना रखी है, आप जाके आराम से देख सकते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे, समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत जो कि थस्टर ने दिया था, और इन्होंने जो है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिसे PMA नाम से भी आप जान लीजिए, दिया था। जिन्होंने 7 एबिलिटी बताई थी, कौन कौन सी बताई थी, वो थी आपकी, याद रखिए, स्पाइटल एबिलिटी स्थानिक क्षमता, परसेप्चुअल और धनात्मक क्षमता, है ना, संख्यात्मक क्षमता, भाषा समझने से संबंधित, भाषा बोलने से संबंधित, और स्मृति और तर्क शक्ति। तो इनका जो सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर से काफ़ी मिलता जुलता है। तो थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था, इसको भी मैंने बुद्धि जो मैंने बनाया था वीडियो, उसमें अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे IQ संप्रत्यय पे। तो IQ संप्रत्यय की बात करें अगर हम, तो जिसे हिंदी में बुद्धिलब्धि कहते हैं, तो बुद्धिलब्धि का सिद्धांत जो है वो विलियम स्टर ने 1912 में दिया था। वही अगर मानसिक आयु, मेंटल एज की बात करें, तो 1900 में अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप घूमिएगा मत। अगर बुद्धिलब्धि IQ पूछे तो विलियम स्टर ने दिया था 1912 में। वही अगर मेंटल एज की बात सबसे पहले किसने की थी, तो 1900 में अल्फ्रेड बिनेट ने की थी। और वहीं अगर हम बात करें वास्तविक आयु की, जो कि जैविक, जन्म से जैविक आयु होती है। वास्तविक आयु मतलब आप कितने साल के हैं आप बताइएगा कमेंट करके। तो वो आपकी वास्तविक आयु होती है जो दिन, घंटे, महीने, मिनटों, सेकंडों में बढ़ती रहती है, जन्म से लेके मृत्यु तक। और वही अगर हम औसत बुद्धि की बात करें, तो औसत बुद्धि जो IQ लेवल है वो जो है आपका 90 से 110 होता है, जैसे कि ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं IQ, मतलब सामान्य बुद्धि के लोग। और पहला बुद्धि परीक्षण जो है वो अल्फ्रेड बिने और साइमन ने बनाया था, जो कि
5 में बनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था। तो पहला बुद्धि परीक्षण जो है वो बिने और साइमन ने बनाया था, ये मत भूलिएगा। वही अगर हम बात करें बुद्धि लब्धि के मान तथा उनके अर्थ की, तो वो हम आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दे रही हूँ कि जो IQ है, जो कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु गुणे 100, तो ये मत भूलिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। और क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तो अब इसके आगे का हम कल करेंगे, जो कि क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक हैं जो रह गए हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो मैंने सोचा कि इसके आगे की क्लास कल कराई जाएगी, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी भी हो जाएगी और आप लोग बोर भी हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो इसलिए इसकी आगे की क्लास मैं कल कराऊंगी, या फिर जो है आने वाले समय में किसी दिन करा दूंगी। देखते हैं क्या हो पाता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इसको हम देख लेते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है वो आपका वृद्धि और विकास पढ़ा है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ी हैं, व्यक्तित्व पढ़ा है, और जो है बुद्धि पढ़ा है। ठीक है, तो बुद्धि पढ़ा है, और इसके आगे की क्लास हम जो है कल या अगले संडे को लेके आएंगे, जिसमें संपूर्ण टॉपिक जो है वो कवर करा दिए जाएंगे, कोशिश यही रहेगी। और कल मैं सोच रही हूँ कि जो आज मैंने पढ़ाया उससे संबंधित कल कुछ PYQs ले आऊँ इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और क्लास को शेयर करें अगर अच्छी लगे तो, और पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सहायता करनी चाहिए, अगर सहायता आप करते हैं, किसी एक की सहायता करते हैं, तो 100 सहायता करने वाले आपको मिल जाते हैं। तो इसीलिए जो है सहायता करने से ना चूकें। तो जो भी आपके इर्द गिर्द पढ़ने वाला हो, आसपास पढ़ने वाला हो, उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा क्लास। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।